वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जिस स्थल से विशाल स्नानागार मिले हैं वह है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मिला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी मेगास्थनीज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषनी नदी पर। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है जो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है? विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है 57 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की शासकीय यानी कि राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की शासकीय या राजकीय भाषा थी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर यानी कि कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खिलजी राजवंश ने। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया था, जिसका शासन है 30 वर्षों का, तथा सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था, जिसका शासनकाल था 94 वर्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य विभक्त था 15 सूबों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है यूरोपीय देश और एक तरफ दिया गया है स्थापित प्रथम कारखाना। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी कालीकट, जो कि गलत दिया गया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था, न कि कालीकट में। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। पुर्तगाल का कोचीन में कारखाना स्थापित हुआ था, डेनिश का वैंकूवर में, डच का मछलीपट्टनम में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज मिंडल हॉल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? जिस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है वह है जहांगीर शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैध समाज की स्थापना किसने की थी? वैध समाज की स्थापना की गई थी श्री धरली नायडू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 1864 ईस्वी में मद्रास में वैध समाज की स्थापना श्री धरली नायडू ने की थी। अगला प्रश्न है, पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पाइका विद्रोह हुआ था बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर सी। 1917-18 में उड़ीसा में हुए पाइका विद्रोह का बख्शी जगबंधु ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है पत्र पत्रिकाएं और एक तरफ दिया गया है संपादक या संस्थापक का नाम। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि यह तीनों के तीनों सुमेलित हैं। बंगाल गजट के संपादक थे जेम अगस्टम हिक्की, सोम प्रकाश के संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगदूत के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1854 के उप डिस्पेच घोषणा के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? जो घटना सबसे बाद में घटित हुई थी वह था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1885-86 में हुआ था, जबकि सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था 1843 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885-86 में और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ था 1856 में। तो सबसे बाद में हो जाएगा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1885-86 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे एम.जी. रानाडे, जी.बी. जोशी तथा एस.एच. चिपलुअंकर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को एम.जी. रानाडे, जी.बी. जोशी एवं एस.एच. चिपलुअंकर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को, ऑप्शन नंबर सी, जबकि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? लंदन में कर्जन वायली की हत्या की गई थी मदनलाल ढींगरा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था सी.आर. दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मोसोलिनो के रोम मार्च से किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल 5 प्रांत। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव में कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था,
इसके दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किया था उषा मेहता ने, अरुणा आसफ अली ने तथा राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था वर्ष 1931 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो दोस्तों वह ग्रह है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट के नाम से। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को जाना जाता है ट्रोपोफाइट के नाम से। करी चट्टान पर उगने वाले वनस्पति को जाना जाता है लिथोफाइट के नाम से, जबकि नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर संबंधित है केचुआ पालन से, ऑप्शन नंबर ए। जबकि पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन से। सेरी कल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी एवं भिलंगना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी, यानी कि तीनों के तीनों सही सुमेलित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45.03 लाख करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं सी प्रताप शुक्ल, जबकि बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, झारखंड के हैं सीपी राधाकृष्णन, मेघालय के हैं फागू चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक लिखी गई है अमिताभ कुमार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिजी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों वह देश है मिस्र, ऑप्शन नंबर डी। मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन जिस कंपनी ने विकसित किया है वह कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो कार्य नहीं होगा वह है प्रोटीन संश्लेषण का। अगला प्रश्न है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है चिरकालिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इसमें प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा हरित लवक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर से होता है। अगला प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में तथा कोशिकीय रिक्तियों में। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं? बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो दोस्तों वह दर्पण है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत तक। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनरेटर। अगला प्रश्न है, विस्थापन की दर को कहा जाता है? विस्थापन की दर को कहा जाता है वेग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है? इसमें लवण का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl यानी कि नमक। अगला प्रश्न देखते हैं, Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। अगला प्रश्न है, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन को साझा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन, एथेन तथा प्रोपेन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सहसंयोजित यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं? तो दोस्तों वह है H2O। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CHO। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान में नीति निषेधक सिद्धांत हैं? हमारे संविधान में नीति निषेध सिद्धांत हैं अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो दोस्तों वह संशोधन हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला नहीं है कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वस्तुओं का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16.2%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है उसमें शामिल हैं। तो दोस्तों उसमें शामिल हैं वित्तीय क्षेत्र, सक्षमता को सामने लाना तथा हरित विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो दोस्तों वह है खड़गपुर पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? तो दोस्तों रेगुर नाम है काली मिट्टी का। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 घंटा का। सामान्यतः एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। 90 डिग्री देशांतर के अंतर का अर्थ है कि 90 × 4 यानी कि 360 मिनट या 6 घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा नहीं है, वह है बेंगुला धारा, ऑप्शन नंबर डी। बेंगुला धारा जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों वह है बियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को तथा वन्यजीव संरक्षकों को। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों वह है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन से संबंधित मानते हैं। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की चर्चा अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए 243। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा धान का खेत। अगला और अंतिम प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्यवता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्यवता है, यह नारा है चिपको आंदोलन का, ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था और इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्यवता है। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों के द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।